चलिए बेटा, यूनिट नंबर 3 है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, एंड दिस यूनिट विल गिव यू 8 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से 2 चैप्टर्स हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 4 एंड 5। यूनिट नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंडर ही आएंगे बेटा ये दोनों। देखिए, इसमें सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब क्या है बेटा इसका? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के बेटा बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। हमने करंट का एक इफेक्ट पढ़ा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि जब किसी वायर में, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो हीट प्रोड्यूस होती है। जॉर्ज लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा था आपने। उसके बाद आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस। जो इलेक्ट्रोलिसिस है दैट इज बेस्ड ऑन केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। इन द सिमिलर वे एक और इफेक्ट है विच वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी ओरेस्टेड। वो उस इफेक्ट को बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसका ये मतलब है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर has a magnetic field associated with it। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या हुआ कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है दैट हैज ए मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट। अदरवाइज अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो हमारे माइंड में पहली पिक्चर जो आती है ना वो किसी मैग्नेट की आती है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड। बट हेनरी ओरेस्टेड ने एक्सीडेंटली प्रूव हो गया उनसे, इट वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी, कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रही है तो सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, और इसीलिए इस इफेक्ट को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का नाम दिया गया। वो मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से बनता है। ब्रीफली हम पहले मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेंगे बेटा, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे तो किसी मैग्नेट के सराउंडिंग में रीजन होता है, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, या आपने ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट का ही नहीं हो सकता, इट इज अ स्पेस और रीजन अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर up to which its influence can be experienced। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में वो रीजन, वो स्पेस है जहां तक वो अपना मैग्नेटिक फील्ड लगा सकता है, या जहां पर उसके मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। उस रीजन को, उस स्पेस को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और बेटा हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, अभी तो मैं खाली लिखूंगा, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है इसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, या अगर
कोई स्मॉल एलिमेंट होगा तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसे बेटा हम dB से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E या DE से रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ हम किसकी बात करेंगे? यहाँ हम बात करेंगे अबाउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है जिसे B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका SI यूनिट होगा, बाद में हम आएंगे कि कैसे ये यूनिट बनता कैसे है या इसके फंडामेंटल में कैसे कन्वर्शन करनी है। SI यूनिट इज टेस्ला। Tesla is the SI unit of magnetic field intensity represented by letter T, निकोलस टेस्ला के नाम से ये। और इसका जो CGS यूनिट है वो है बेटा गॉज। 1 टेस्ला जो है 10⁴ गॉज होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कशन होने वाली है यहाँ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट का डिस्कस नहीं करेंगे। वो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, विच इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिज्म ऑफ मटेरियल्स। यहाँ हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बेटा सबसे पहले इसमें हम यही समझेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट को कैसे डिस्कवर किया हेनरी ओरेस्टेड ने। सो आपका जो सिलेबस है दैट स्टार्ट्स विद ओरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। इट स्टार्ट्स विद ओरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। हेनरी ओरेस्टेड ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट रखा, एक बैटरी, एक की और एक कोई डिवाइस, जैसे हम बोले रेजिस्टेंस लगा दिया कोई, और यहां पर किसी टेबल के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एंड एक्सीडेंटली क्या था, वहां एक कंपास नीडल भी थी। और आपको पता है ये कंपास नीडल तो नॉर्थ साउथ की तरफ ही ओरिएंटेड होती है। ठीक है, अगर ये नॉर्थ इधर ले रहा हूं, साउथ इधर, ये ऊपर वेस्ट और ये नीचे ईस्ट होगा। एक कंपास नीडल पड़ी हुई थी, जैसे कोई टेबल मेरे सामने पड़ा है, वहां मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और बाई चांस एक कंपास भी है वहां। और ओरेस्टेड ने ये ऑब्जर्व किया कि जब ये इसको स्विच ऑन करते हैं, करंट फ्लो करने लगती है। ही ऑब्जर्व कि इस करंट के कारण ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट होती है। मतलब इस नीडल का कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है इस वायर के साथ, बट उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब करंट फ्लो करती है तो इस करंट के कारण नीडल में डिफ्लेक्शन होती है। अब ये डिफ्लेक्शन तो तब होती है नॉर्मली जब हम कोई मैग्नेट ले और इससे आगे पीछे रखें इसको। मैं जैसे मैग्नेट यहाँ लाया तो ये नीडल जो है ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब होती है। बट ओरेस्टेड ने ये ऑब्जर्व किया कि जब किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रही है, उस करंट के कारण भी जो कंपास नीडल है उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है दैट गेट्स डिस्टर्ब्ड। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ही कंक्लूडेड कि इस नीडल में जो डिफ्लेक्शन हो रही है, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्बेंस हो रही है, वो किसी और रीजन से नहीं हो रही, वो सिर्फ करंट की वजह से हो रही है। बिकॉज क्या करता था, जैसे ही वो करंट को स्विच ऑफ कर देता था, की को ऑफ कर दिया, तो ये इक्विलिब्रियम में वापस आ गई। बट उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी कि अगर हम करंट को बढ़ा दें, जैसे सडनली रेजिस्टेंस कम कर दिया सर्किट का, रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट बढ़ जाएगी। ही ऑब्जर्व कि जब करंट बढ़ती है तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाती है, करंट के बढ़ने से डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाती है, और अगर करंट कम करते हैं तो डिफ्लेक्शन कम हो जाती है। बट सडनली क्या किया ओरेस्टेड ने, अब जब एक्सपेरिमेंट करते हैं देयर आर सो मेनी हिट्स एंड ट्रायल्स, ऐसा थोड़ी है कि पहले से पता था करना क्या है, तो सो मेनी टाइम्स देयर आर फेलियर्स। सो व्हाट ही डिड, ही रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये बैटरी के टर्मिनल्स चेंज कर दिए, नेगेटिव उधर ले गया, पॉजिटिव इधर लाया। अब उसने ये देखा कि जब हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से जो नीडल का डिफ्लेक्शन हो रहा था वो भी रिवर्स हो जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि नीडल में जो डिफ्लेक्शन हो रही है वो किसी और रीजन से नहीं हो रही, वो करंट की वजह से ही हो रही है। एक कंपास नीडल placed near an electric circuit
gets deflected due to current in the neighboring circuit. ऐसा नहीं है, नेबरिंग सर्किट क्यों लिखा मैंने, पास ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम घर में करंट फ्लो करवाएं और कैंपस नीडल हमारे कैंपस में पड़ा होगा कहीं, वहां डिफ्लेक्शन नहीं होगी, वो उसके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर। तो इस एक्सपेरिमेंट से बेसिकली ये पता चला कि किसी भी वायर में जब करंट फ्लो करती है तो सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और जितनी ज्यादा करंट मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग। जैसे छोटा मैग्नेट वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेट बड़ा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग हुआ। तो यहाँ मैग्नेट जो है वो तो है नहीं हमारे पास, तो यहाँ मैग्नेटिज्म किसकी वजह से है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, करंट की वजह से है। तो इन एक्सपेरिमेंट्स की कुछ ऑब्जर्वेशंस देखिए। उसने देखा कि अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, वी कैन टेक दिस डायरेक्शन एज लाइक साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, पॉजिटिव यहाँ है। तो जब करंट की ऐसे डायरेक्शन होती है तो ये नीडल की डिफ्लेक्शन जो है ये ऐसे हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है नीडल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड लाइक दिस। मतलब ये नॉर्थ है, ये इधर की तरफ चली गई। तो डिफ्लेक्शन इन द नीडल इज ड्यू टू करंट इन द सर्किट। और इस डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन को याद रखने के लिए वी हैव ए रूल which is called as snow rule. Snow rule says that if current is from south to north, then the deflection is over west. अगर करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ है तो डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ होगी, और अगर हम इस चीज को रिवर्स कर दें, अगर करंट रिवर्स हो जाएगी तो डिफ्लेक्शन ईस्ट की तरफ हो जाएगी। हम एक चीज याद रखेंगे, ठीक है, द अदर वन विल बी exactly reverse of that, right? If the direction of current is from south to north, then the deflection of the needle is over west, right? And if we suddenly stop the current, if we suddenly suppose current की वजह से ऐसे हो गई and हम switch off करते सर्किट को, it will come back, करंट को रिवर्स कर देंगे, this deflection will also be reversed. So this was the discovery of magnetic effect of current. But whenever there is a current flowing in a circuit, there is definitely a magnetic field. अब वो जो magnetic field है उसकी strength कौन से factors पे depend करती है, what are the mathematical expressions involved, how that magnetic field is related with the medium, वो सब ओरेस्टेड ने explain नहीं किया था. It was explained by two German scientists. ठीक है, on the basis of those experiments जो इन दो लोगों ने किए, हमारे पास एक लॉ है which is called as Biot-Savart's law. It is called Biot-Savart's law. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, सो इसीलिए हम ये बोलते हैं that it is an एक्सपेरिमेंटल लॉ. जो बायोट-सावर्ट लॉ है वो एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, और इस एक्सपेरिमेंटल लॉ की हेल्प से we will be able to calculate the magnetic field due to a current element. current element की बात आ रही है बेटा यहाँ. करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट को जनरली हम IDL से रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें I तो करंट है, DL क्या है, लेंथ है. लाइक अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है ऐसे जिसमें I करंट फ्लो कर रही है, एंड इफ आई टेक स्मॉल एलिमेंट लाइक DL, ऐसे छोटी सी लेंथ इसके ले लूं, सो करंट एलिमेंट जो है ना दैट इज IDL, करंट इनटू स्मॉल लेंथ. दिस करंट एलिमेंट is a vector quantity, although current is a scalar quantity, but current element एक vector quantity है, और ये जो vector है it is directed along the direction of current.
इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। और इसका जो एसआई यूनिट रहेगा करंट एलिमेंट का, बाद में ये यूनिट्स काम आएंगे हमारे, एसआई यूनिट वुड बी एम्पियर इनटू मीटर। द एसआई यूनिट ऑफ करंट एलिमेंट इज एम्पियर मीटर। ठीक है, बायोट-सावर्ट लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है? बायोट-सावर्ट लॉ इज एप्लीकेबल फॉर करंट एलिमेंट्स, मींस बायोट-सावर्ट लॉ की हेल्प से हम किसी करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या स्टेटमेंट है बायोट-सावर्ट लॉ की। सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर है, मैं रैंडम शेप ले रहा हूं, कोई ऐसा कंडक्टर है मेरे पास, और इस कंडक्टर को हमने किसी बैटरी के साथ, किसी सोर्स के साथ लगाया है, और इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है आई। If I take a small element, small length of this and represent it by dl, तो मैं बोलूंगा I into dl is my current element. इस करंट एलिमेंट से r डिस्टेंस दूर, सपोज कोई पॉइंट P है, ये वो पॉइंट है जहां, जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जहां हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। सपोज दिस एंगल इज थीटा, मतलब डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो बायोट-सावर्ट लॉ ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट is number 1 directly proportional to the current element, ideal, directly proportional to ideal, then it is directly proportional to sin theta, and the third is it is inversely proportional to r square. ठीक है, it is inversely proportional to r square. What is r? It is distance of the current element from the observation point, या distance of the observation point from the current element. And theta क्या है? ये एंगल है बेटा, ideal is like this and dr, ये r ऐसे है, तो ये इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, मींस साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए हम जो बायोट-सावर्ट लॉ है इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि जो dB है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय dB, it is directly proportional to I dl sin theta and is inversely proportional to r square. dB is directly proportional to I dl sin theta, inversely proportional to r square. कभी भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, वी यूज कांस्टेंट। ठीक है, यहां भी करेंगे, तो आई राइट dB इक्वल्स टू k इंटू I dl sin theta by r square. dB इक्वल्स टू k इंटू I dl sin theta by r square. ठीक है, यहां पर जो k है बेटा, k is equal to mu 0 by 4 pi. Now this is a new term for us, mu 0 से represent किया इसको। यहां पर जो mu 0 है, it is called as absolute permeability. You can understand it like this, like in electrostatics we had epsilon 0 and we used to call it as the absolute permittivity. It's property of the medium. Permittivity medium की property है. This permeability is also property of the medium. Property of medium. Permeable हम word use करते हैं, permeable और semi permeable membranes. Chemistry में या bio में osmosis पढ़ते हैं, तो वहां हम permeability की बात करते हैं. Permit means to allow. So absolute permeability is the property of medium to allow the magnetic field through it. That means कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे और बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है, इन द सिमिलर वे
ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है मैं इसको ऐसे लिख लूंगा अब, दैट dB इक्वल्स टू म्यू 0 by 4 pi I dl sin theta by r square. आई विल टॉक अबाउट द वैल्यू आल्सो, बट पहले हम इसको समझ ले. दिस इज द स्टेटमेंट जिसको हम थ्रू आउट यूज करेंगे. जब जब बायोट-सावर्ट लॉ की बात आएगी, वन गो में, वन स्टेप में, वन शॉट में, अगर आपको बायोट-सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट बोलना है, you'll say dB equal to mu 0 by 4 pi I dl sin theta by r square. Finished. And what is mu 0? Remember, this is absolute permeability. It is property of the medium. And इसकी जो experimentally calculated value है, mu 0 का experimental value है 4 pi into 10 raised per minus 7. You can see the units from here. It is Tesla. ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा. Tesla into मीटर स्क्वायर divided by एम्पियर into मीटर. साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, तो ये बनेगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर. टेस्ला into मीटर स्क्वायर divided by एम्पियर into मीटर will be टेस्ला मीटर पर एम्पियर. तो म्यू 0 का ये वैल्यू आपके पास आ गया इन SI यूनिट्स. अभी हम SI में ही बात करेंगे. So we say that बायोट-सावर्ट लॉ says that dB equals to mu 0 by 4 pi I dl sin theta by r square. Now what is the importance of sin theta here and why we have sin theta? Cos theta क्यों नहीं है? sin theta ही क्यों आ रहा है यहाँ, cos theta क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, देखो उसका क्या रीजन है कि जब बायोट और सावर्ट ने ये एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम अलोंग द एक्सिस कोई पॉइंट चूज करें, जैसे पॉइंट P यहाँ के बजाय यहाँ या यहाँ होता है, ठीक है, ऑन द एक्सिस, जैसे ये कंडक्टर है यहाँ ले लिया या यहाँ ले लिया, 0 या 180, अलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है. मतलब अगर कंपास निडल वहां पड़ी है उसी लाइन के अलोंग, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता. और अगर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस कोई पॉइंट चूज करें तो वहां मैक्सिमम वैल्यू आती है. तो हमारे पास ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो अलोंग द एक्सिस 0 और नॉर्मल टू द एक्सिस मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो साइन थीटा ही है. राइट, मतलब अगर थीटा 0 या 180 होगा, if theta is 0 or 180, then dB will be equal to 0. And if theta is 90 degree, then dB हमारे पास आ जाएगा mu 0 by 4 pi I dl by r square. और ये जो dB की वैल्यू है बेटा, this will be the maximum value at some fixed distance. although हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, बट अगर हम r को फिक्स रखें, थीटा को चेंज करें सिर्फ, तो थीटा को चेंज करके जो मैक्सिमम वैल्यू हम ऑब्टेन करेंगे dB की, दैट विल बी mu 0 by 4 pi I dl by r square. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट. ठीक है, बायोट-सावर्ट लॉ की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट. दिस इज द मैक्स वैल्यू. उसके बाद देखिए, अगर मुझे टोटल फाइंड करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालनी है, B विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dB, तो वो आ जाएगा mu 0 by 4 pi I dl by r square को इंटीग्रेट कर दूंगा मैं. ठीक है, अभी मैं इंटीग्रेशन के लिमिट्स नहीं लगाऊंगा, अभी मैं कॉन्स्टेंट्स की बात नहीं कर रहा, वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहा, वो सब सिचुएशन पे डिपेंड करेगा. सो वट एवर इज द एक्सप्रेशन, विल इंटीग्रेट दैट एक्सप्रेशन टू गेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एंटायर कंडक्टर. ठीक है, और ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है that dB equal to mu 0 by 4 pi I dl sin theta by r square, इस स्टेटमेंट को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा. इन वेक्टर फॉर्म we write dB equal to mu 0 by 4 pi I dl sin theta by r square into r cap. ये जो r cap है ये यूनिट वेक्टर है. सो कुछ नहीं किया बेटा, यहाँ पर हमने, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड था, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसको यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. सो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इज वेक्टर.
एंड यू नो कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है, हाउ वी डिफाइन यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो मैं यहां भी ऐसे कर सकता हूं that db vector is equal to mu 0 by 4 pi I dl sin theta by r square into r cap की जगह लिखा r vector divided by r, unit vector is equal to vector divided by magnitude of the vector. So this is r square into r will become r cube. So इसलिए जो वेक्टर फॉर्म मेरे पास होगी, और न्यूमरेटर में भी देखिए बेटा, यहाँ हम क्रॉस प्रोडक्ट का रूल यूज कर सकते हैं. It's like ab sin theta. So I can write it in vector form in a more better way. It is mu 0 by 4 pi I dl cross r divided by r cube. क्या इंपॉर्टेंस इसका वो भी मैं डिस्कस करूंगा अभी. Now you can see here it is like a cross b, and what is a cross b? ab sin theta. ठीक है, ऑटोमेटिकली जब आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर लेंगे, you write the definition like a cross b is ab sin theta. So ideal एक वेक्टर है, r एक वेक्टर है, divided by r cube. ठीक है, स्केलर फॉर्म में हम ये याद रखते हैं that db equals to mu 0 by 4 pi I dl sin theta by r square, and vector form में we have mu 0 by 4 pi I dl cross r by r cube. ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस देखिए क्या है बेटा. आपको 11th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जैसे मैं बोलूं a क्रॉस b, दो वेक्टर्स का जो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट होता है दैट इज आल्सो ए वेक्टर. वी राइट a क्रॉस b इक्वल टू c. जैसे आपको याद होगा i क्रॉस j को हम k लिखते हैं. So what is the direction of this k? Z एक्सिस, और ये xy प्लेन में है. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है. तो अगर a क्रॉस b कोई तीसरा वेक्टर है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर होता है. इसलिए बेटा क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम भी आपको पता होगा, क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज द वेक्टर प्रोडक्ट. So if it is a cross b and is equal to c, so we say that the direction of c is perpendicular to the plane of a and b. The direction of k is perpendicular to the plane of I and j. What is the plane of ij? It is xy plane. So this is z axis. So z axis is perpendicular to the plane of a and b. Now you use the same analogy here. We have, say this is a and this is b. So a cross b is c. So what is the direction of this c? It's perpendicular to the plane of a and b. So we say the direction of db vector is perpendicular to the plane of I dl and r, and is given by right hand screw rule. For the time being सिर्फ लिखना है आपको, it is right hand screw rule. What is the meaning of that right hand screw rule? जैसे मैं बोर्ड पे एक स्क्रू लगाऊं, suppose I want to fix a screw here. ठीक है, I look, if I like rotate it like clockwise, they go in, and anti-clockwise it will come out. So with the clockwise or anti-clockwise है ना, that is like in the plane, बोर्ड के ऊपर, और जो screw है that is going into it or out of it, that's perpendicular to the plane. ठीक है, इसलिए इसको राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं. स्क्रू को कहाँ घुमा रहे हैं? यहाँ बोर्ड पे, और जा कहाँ रहा है? परपेंडिकुलर टू द बोर्ड. सो दिस इज राइट हैंड स्क्रू रूल. फॉर द टाइम बिंग ये याद रखो कि जो भी आइडियल और आर का प्लेन होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी डीबी की डायरेक्शन. एंड ऑफ कोर्स जो डीबी की डायरेक्शन है वही इंटीग्रेट करेंगे तो आपको बी की डायरेक्शन भी मिल जाएगी. ठीक है, बार्ट समझ ला के एप्लीकेशंस की बात करेंगे बेटा.
हम एक सिंपल एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a circular coil carrying current. Magnetic field intensity due to a circular coil carrying current. या हम पॉइंट भी फिक्स करेंगे। यहाँ हम सर्कुलर कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, we can find it at the center as well as on the axis. तो फर्स्ट केस में we'll find at the center of the coil. Center of the coil. Suppose हमारे पास कोई सर्कुलर कॉइल है एंड हमने उसके सेंटर पे, लाइक इफ आई टेक दिस एज अ सर्कुलर कॉइल और मैं बोलूं कि यहाँ सेंटर पे मैंने करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड करना है। लेट मी से कि ये करंट फ्लो कर रही है इस कॉइल में और इसका जो रेडियस है, रेडियस में ले लेता हूँ सपोज ए, आर ले लेते हैं, कोई इशू नहीं उसमें, वी कैन टेक द रेडियस टू बी आर। ठीक है, तो हमारे पास दो ही पैरामीटर्स गिवन है। हम जो भी फाइनल रिजल्ट निकालेंगे दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर ओनली। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। क्या करना है बेटा, दो चीजें गिवन है, लेट आई बी द current flowing in a circular coil of radius r। ठीक है, सपोज आई करंट फ्लो कर रही है किसी सर्कुलर कॉइल में जिसका रेडियस r है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये एज ए रूल याद रखो, जब भी बायोट-सावर्ट्स लॉ अप्लाई करना है, यू हैव टू टेक अ स्मॉलर एलिमेंट, लाइक ये dl है। ठीक है, इस dl से सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा, इस dl से सेंटर का उतना ही डिस्टेंस होगा जितना रेडियस है। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, पहले बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई करके सेंटर पे देखूंगा मैग्नेटिक फील्ड कितना है, किसकी वजह से, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। सो व्हेनेवर यू नीड टू अप्लाई बायोट-सावर्ट लॉ, check a small element. So magnetic field intensity at the center of the coil due to a small element is dB equals to, डायरेक्टली मैं रूल अप्लाई करूंगा, लॉ अप्लाई करूंगा सीधा, dB equals to म्यू 0 by 4 pi I dl साइन, मैंने आपको बोला dl और r के बीच में, ये dl है ऐसे along the circumference ऐसे, और ये r है रेडियस। So dl is small element like this. Every small part of the circle is a straight line. This is dl and ये r. तो एंगल कितना है इनके बीच में? This angle is 90 degree. It is always 90. It is basically angle between radius and tangent. So ideal sin 90 divided by r square. Ideal sin 90 by r square. Sin 90 तो 1 हुआ, so dB equal to म्यू नॉट by 4 pi I dl by r square. ये बेटा छोटे से एलिमेंट का, किसी छोटे से एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी लेंथ हमने चूज की dl। तो अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, अभी हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर इज, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं मैं, I'll integrate this dB म्यू नॉट by 4 pi
आई dl बाय आर स्क्वायर। आई और आर, देखिए आई और आर यहाँ कांस्टेंट हो गए, करंट तो कांस्टेंट ही है। आर इज आल्सो फिक्स्ड, यू टेक द एलिमेंट एनीवेयर, आर तो रेडियस ही आएगा हमेशा, इसलिए आई और आर तो आपके इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। सो dB का इंटीग्रेशन हो गया, b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, बाहर इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dl ओनली। और ये dl की इंटीग्रेशन ध्यान से समझना इस चीज को। अब dl क्या है? इट इज पार्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का छोटा सा पार्ट है। सो dl की जो इंटीग्रेशन होगी दैट विल बी 2 पाई r। ऐसे dl 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 सारे एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? सर्कमफ्रेंस। एंड इसको अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व कर लें, कुछ ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, अब ये पाई और पाई चला जाएगा, दिस विल बी 2, r भी कैंसिल हो जाएगा, तो b आपके पास बनेगा म्यू 0 i डिवाइडेड बाय 2r। सो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो ये कि जो b है सेंटर पे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r के। वी इन डबल द रेडियस, द मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम हाफ। ठीक है, ट्रिपल करेंगे 1/3 हो जाएगा। r स्क्वायर नहीं है, जो b है एट द सेंटर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। हियर व्हाट r स्टैंड्स फॉर, इट इज द रेडियस। बाकी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा करंट होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग। और देखिए फॉर n टर्न्स ऑफ द कॉइल, b will be equal to n mu 0 i by 2r, n into mu 0 i by 2r। ठीक है, ये आ गया बेटा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज mu 0 i by 2r। और अगर डायरेक्शन की बात करें, देखो ये अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, तो बेटा इस करंट कैरिंग कॉइल में जो करंट की डायरेक्शन होगी, या तो वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। वी हैव अ सर्कुलर कॉइल, सो इफ द करंट इज क्लॉकवाइज देन इट इज लाइक दिस सिचुएशन, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी देन द सिचुएशन विल बी लाइक दिस। आर तो आ रही है। अब करंट की डायरेक्शन के बेसिस पे देखिए, यू एज्यूम द कॉइल टू बी हेयर ऑन दिस प्लेन ओनली, इसी प्लेन में है कॉइल, यहीं पे। जैसे आपको ये बोर्ड दिख रहा है, आपको नोटबुक दिख रही होगी, आप उस नोटबुक के ऊपर ही एक रिंग रख लीजिए, सो दैट इज प्लेन ऑफ द कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शुड बी परपेंडिकुलर, सो इधर इट शुड बी लाइक डायरेक्टली इनटू इट, दैट्स इनवर्ड, और इट शुड बी आउटवर्ड। इनवर्ड या आउटवर्ड होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। और देखिए कैसे आप याद रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। ये अगर करंट फ्लो कर रही है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। रिमेंबर दैट राइट हैंड स्क्रू रूल, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। इट्स द सेम थिंग, जैसे अगर हम यहाँ स्क्रू लगा रहे हैं और वो स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना, इट विल गो इन, एंड इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज सेम चीज यहाँ अप्लाई कर देना। ठीक है, कोई बड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है कुछ भी। करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, आप इमेजिन करना कि मैंने बोर्ड पे एक स्क्रू लगाना और क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, क्लॉकवाइज विल गो इन, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा। और बेटा जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस पूरे यूनिट में आगे लास्ट तक जब जब हम इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, विल पुट ए क्रॉस। ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड, खाली इनवर्ड ऐसे भी हो सकता है, इनवर्ड लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एंड जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट, दिस इज आउटवर्ड and again it is outward perpendicular, means it's coming out of the board, coming out of the paper. So magnetic field is either inward
और इट इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ठीक है, डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द plane of the coil. So magnetic field at the center, this is the magnitude. For n turns we have mu 0 I by 2r, inversely proportional to radius, directly proportional to current, but the direction is obtained with the help of right hand screw rule. If current is clockwise, the magnetic field at the center will be inward, and if it is anti-clockwise, the magnetic field will be outward. ठीक है, इतना रखिए आज। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे हम कल। सर्कुलर के सेंटर में सेमी सर्कल लेंगे, सर्कुलर आर्क लेंगे, फिर 2 पार्ट्स कंसीडर करेंगे, एंड देन एक्सिस पे भी हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इतना कर लीजिए आज, बाकी कल देखते हैं। थैंक यू।